निधि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। निधि के पिता नहीं थे। उसकी शादी उसके छोटे भाई राहुल ने की थी। निधि अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। शादी के बाद उसका अपने ससुराल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे अपने ससुराल में आए बहुत दिन हो गए थे। तभी एक दिन उसकी सास सावित्री उसके पास आती है और बोलती है, अभी ना थोड़ी देर में मेरी डिजाइनर फ्रेंड आने वाली है, उसे ना अपना नाप दे दियो ताकि वो तेरे लिए नया लहंगा बना दे। लेकिन माँ जी, आप मेरे लिए नया लहंगा क्यों सिलवा रही है? मेरे पास शादी का लहंगा है तो। बहू, वो शादी का लहंगा है, तू के रिसेप्शन पार्टी में ये लहंगा पहनेगी? इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है और तब भी तेरी इतनी छोटी सोच रह गई है, इसे बदल। माँ जी, इसमें पुरानी सोच वाली कौन सी बात है? मैं तो बस पैसों को बचाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि शादी में आपने जो लहंगा मेरे लिए बनवाया था वो मैंने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी उनकी शादी के जोड़े में हो। जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। यही काम करके तो तुम दोनों ने मेरी नाक कटवा दी थी। अब वही चीज तो रिसेप्शन में भी करना चाहती है। माँ जी, अगर आपको हमारे मिडिल क्लास होने से इतनी ही परेशानी है तो आपने मुझे अपनी बेटे के लिए क्यों चुना? आप तो कार्तिक जी की शादी किसी भी अमीर लड़की से करवा सकती थी ना। करवा ही देती बहू, लेकिन वो क्या है ना, मेरे बेटे कार्तिक को ना तू फोटो में ही पसंद आ गई थी, तो मैंने अपनी बेटे की खुशी के लिए तुझे चुना है। वरना मेरे बेटे के लिए तो इतनी अमीर अमीर लड़कियों से रिश्ता आ रहा था। अब मुझसे ना बहस मत कर, जो बोला है ना उतना ही कर, समझ गई? एक छोटे परिवार से होने की वजह से एक बहू होने के नाते जो इज्जत और सम्मान उसे मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके ससुराल में इंसानों से ज्यादा पैसों की अहमियत थी। लोगों की फीलिंग्स को पैसों से तोल दिया जाता था। कुछ देर बाद डिजाइनर आकर निधि का नाप लेकर चली जाती है। निधि तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ मालती का फोन आता है और वह बोलती है, बिटिया, वो का है ना, यहाँ ना एक लड़का और लड़की आई हुई है, बोल रही है कि अपना नाप दे दो और ऊना तोरा ससुराल का एड्रेस बता रही है। वहाँ पर कुछ है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं इन लोगों को माँ जी ने तो नहीं भेजा है? मुझे एक बार माँ जी से पूछना चाहिए। निधि बिटिया, बोल ना, का बात है? इन लोग यहाँ काहे आए हैं और हमका का करना है? मेरी बातें सुन रही है ना बिटिया तू? माँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी आपको पता करके बताती हूँ माँ जी से। निधि फोन रखकर अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, आपने किसी को मेरे घर भेजा है क्या? माँ का फोन आया था, पूछ रही हैं। हाँ, वो कपड़े डिजाइनर को भेजा है कल की रिसेप्शन पार्टी के लिए। लेकिन किसके लिए माँ जी? मेरे घर वालों के पास कपड़े हैं, आप ऐसे करके उनकी इंसल्ट मत करिए। बहू देख, मेरे ना हर काम के बीच में ना टांग मत अड़ाया कर। मैं ये सब करके तेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी इंसल्ट होने से बचा रही हूँ। तुम ही बताओ बहू, अगर वो लोग नॉर्मल कपड़े पहन के आ गए तो मेरा क्या स्टेटस रहेगा? मेरे स्टेटस का क्या होगा? जो हो रहा है उसे होने दो। माँ जी, आप उन्हें वापस बुला लीजिए, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। बहू, अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने परिवार वालों को मनाओ। निधि मायके और ससुराल के बीच में फंस कर रह जाती है। कुछ देर बाद निधि अपनी माँ को फोन करती है और बोलती है, माँ, वो कपड़े डिजाइन करने वाले हैं। वो क्या है कि हमारे यहाँ सासू माँ ने एक थीम रखी है कि सभी को डिजाइनर कपड़े पहनना है, और जो भी स्पेशल गेस्ट होंगे उन सभी के लिए मेरी माँ जी ही कपड़े डिजाइन करवाएंगी, इसलिए वो लोग आए हैं। बिटिया, तो हम का करें? इन्हें अपना नाप दे दे या ना ही दे? हाँ माँ, आप और राहुल इन्हें अपना नाप दे दीजिए और कल रिसेप्शन में यही कपड़े पहन कर आना है। ठीक है बिटिया, तोरा ससुराल वाला कितना अच्छा बा। निधि एक आत्मसम्मान वाली लड़की थी। उसे अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देखकर बेहद दुख होता है। दिन बीतते जाते हैं।
कुछ दिनों बाद निधि पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है और वहाँ से वापस आते टाइम वो अपने पति और सास के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है, जिन्हें देखकर कार्तिक बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हारे घर वालों को ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अरे इस तरह के कपड़े मैं पहनूंगा? हाँ, इस तरह के? अरे इस तरह के कपड़े तो मैं अपने नौकर को ना दूं। कार्तिक जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे घर से आए कपड़ों को अपने नौकरों के कपड़ों से कंपेयर कर रहे हो। यार अब इन बातों को दिल से मत लगाओ। वो क्या है ना, तुम तो जानती हो मैं जो लेवल है ना थोड़ा ऊंचा है, तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए ऐसे रिएक्ट मत किया करो। आपको पता भी है आपके इन कपड़ों के लिए मेरा भाई मेरी माँ कितने दिनों से पैसे जोड़ रहे हैं। इतनी धूप में वो दोनों पूरे दिन दौड़े हैं और आपने 1 मिनट में सब बेकार कर दिया। एक बार भी उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। बहू, अब तुम बिना बात की बातों को बढ़ा रही हो। जाओ, इन कपड़ों को उठा के नौकरों को दे दो, बहुत आशीर्वाद देंगे तुम्हें। तुम रुको, मैं ही दे देती हूँ इन्हें। सावित्री निधि के सामने ही उसके मायके वालों के आए हुए कपड़े नौकरों को दे देती है। निधि को यह देखकर बहुत ठेस पहुंचती है और वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी माँ मालती का उसके फोन पर फोन आता है। बिटिया तू ठीक तो बाड़ा ना? उ का है ना, हमरा तो का याद आवत रही। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बस यहाँ मेरा दम घुट रहा है, पता नहीं क्यों। बिटिया अभी तो हार नई का शादी होइल बा, यही खातिर हमरा ऐसा लगत रहे। माँ, यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ परा है ऐसा लगता है। बिटिया ऐसे ना बोले के, अबू तो हार घर बा, शादी के बाद लड़की के ससुरालों का घर होवा था। तू ये सब छोड़ दा, समधन जी और दामाद जी के निबाड़न, उनका के कपड़ा पसंद आयल की ना आयल? अब मैं आपको कैसे बताऊँ माँ कि इन लोगों ने आप लोगों के दिए हुए कपड़े को नौकरों को दे दिए। बोल ना बिटिया, काहे चुप हो गई? कुछ बात है तो हमरा बताना, कुछ छुपा बता रखा तू। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। सभी को आपके दिए हुए कपड़े बहुत पसंद आए, बहुत तारीफ की है सबने। अच्छा है, हमका तो बस यह बात के डर लगल रहे कि वो लोगन के हमारे कपड़ा पसंद आयल की ना आयल। माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अपनी माँ से हर बार झूठ बोलकर निधि को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे कर दिन गुजर ही रहे थे। निधि का भाई राहुल, जो कि गाड़ियां रिपेयरिंग का काम करता था, वो उसी हालत में अपनी बहन के घर उससे मिलने एक शाम उसके ससुराल चला जाता है। इतने समय बाद अपने भाई को देखकर निधि खुशी से झूम उठती है और उसके गले लग जाती है। तभी उसकी नजर अपने जीजा पर जाती है और वो जैसे ही कार्तिक के गले लगता है तो कार्तिक उसे अपने से दूर कर देता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम पागल हो क्या? हाँ, अपने गंदे हाथों से मुझे टच कैसे कर दिया तुमने? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, भिखारी कहीं का। कपड़े पहनने की तो औकात होती नहीं है, आ जाते मुंह उठा के। हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? हाँ कार्तिक जी, आपका ये क्या तरीका है मेरे भाई से बात करने का? तो तुम्हारे भाई का क्या तरीका है? ऐसे कौन मिलने आता है? अकल नाम की चीज भी है इस फटीचर को। रिश्ता जुड़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह उठाया और चल दिए अमीरों के घर में। और आ भी रहा है ना तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन के तो आए, भिखारी कहीं का। बस कार्तिक जी बस, आज आपने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाकर सारी हद पार कर दी है। आप ये भूल गए कि ये आपका सगा साला है, आपका इसके साथ कोई रिश्ता है। आप लोगों को अपने पैसे के घमंड के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। हाँ तो जिसके पास होगा वही दिखाएगा ना, ये फटीचर भिखारी क्या दिखाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे इंसान के साथ मैंने शादी करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधार लूंगी। आज और अभी से मैं आपको इस रिश्ते से फ्री करती हूँ। जाइए अपने लेवल की ढूंढ कर शादी कर लीजिए। चलो राहुल। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे छोड़ रही हो? अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बल्कि सच बोल रही हूँ। जल्द ही तलाक के पेपर भिजवा दूंगी साइन करके, उसके बाद कर लेना अपने जैसी किसी लायक लड़की के साथ शादी। निधि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसका ऐसा रूप देखकर कार्तिक हैरान हो जाता है
और अपने परिवार की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए अपना अमीर ससुराल छोड़कर निधि हमेशा के लिए अपने पुरानी दुनिया में लौट जाती है और इज्जत से जीना फिर से शुरू कर देती है। रश्मि अपनी ननद कनिका के साथ बहुत खुश थी। रश्मि बहुत ही सुंदर और गोरी थी, लेकिन उसकी ननद कनिका काली थी। रूप रंग के चलते उन दोनों में आपस में कोई भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन जब भी वो दोनों साथ में होती थी तो लोग उनके बीच भेदभाव जरूर करते थे। एक दिन सुबह के समय दोनों साथ में मंदिर जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन कमला मिल जाती है। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि हमेशा हर जगह अपनी इस काली कलूटी ननद को मत ले जाया कर। इसे तेरे साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे चांद पर ग्रहण लग गया हो। आंटी जी, आप जैसे लोग होते हो जो लोगों को उनकी सीरत से नहीं बल्कि सूरत से जज करते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, इसलिए मेरे सामने तो आप ये गोरे काले का राग मत ही गाना। बहू, मैं तो तुझे बस समझा रही हूँ कि अपनी ननद को धूप में लेकर मत निकला कर, वरना पहले ही काली भूत है, धूप में निकलेगी तो और हो जाएगी। आंटी जी, आप अपनी कम हाइट वाली लड़की की चिंता करिए जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, बाकी अपनी ननद को मैं देख लूंगी। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाटी बोलने की? वो जैसी भी है मेरी बहुत लाडली है, और वो पढ़ी लिखी है या नहीं इससे तुझे क्या मतलब? वाह, क्या बात है आंटी जी, मैंने आपकी बेटी को नाटी बोल दिया तो आपको बहुत परेशानी हो गई, बहुत बुरा लग गया, लेकिन वही चीज जब आप मेरी ननद को बोल रही हो तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। जाने दीजिए भाभी, आप किस किस से मेरे लिए लड़ेंगी? आप बिना बात के मेरी चिंता कर रही हो। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ननद जी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और जो आपके खिलाफ बोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुझे इतना बुरा लग गया? लोग सही कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। देखिए आंटी जी, आपको भी अच्छे से पता है कि आपने क्या बोला है क्या नहीं, लेकिन मैं सुबह के समय आपसे बहस करके अपना और मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए आज आपको छोड़ रही हूँ। आगे से मेरी ननद के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। चलो ननद जी। रश्मि इतना कहकर अपनी ननद को लेकर मंदिर चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों पूजा करके वापस आते टाइम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। रश्मि को उदास और चुपचाप बैठी देखकर कनिका उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या हुआ भाभी, आपने मुंह क्यों बनाया हुआ है? मुझसे बात कीजिए ना। अभी मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग बसे हैं। मुझे पता है आपका मूड कमला आंटी की वजह से खराब है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप उनकी बातों पर इतना ध्यान क्यों देती हो। भूल जाइए, जाने दीजिए। कैसे भूल जाऊं ननद जी, खुद की बेटी 4 बार भाग चुकी है, कभी स्कूल गई नहीं है, शुरू होने से पहले ही खत्म है। उसके अंदर ही इतनी कमियां ना देखकर तुम्हारे रूप रंग पर उंगली उठा रही है, बल्कि तुम अच्छी पढ़ी लिखी सरकारी टीचर हो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारे रंग को नहीं बल्कि काबिलियत को देखेगा। जब आपको इतना विश्वास है तो फिर मन छोटा क्यों कर रही हो? भूल जाइए ना उस बात को। चलिए घर चलते हैं, भैया इंतजार कर रहे होंगे, बहुत देर हो गई है। कनिका अपनी भाभी के साथ घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसका भाई युग रसोई में नाश्ता बना रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? क्या यार, तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। अरे इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? भाई आज आप किचन में क्या कर रहे हो? वो तुम दोनों को मंदिर से आने में समय लग रहा था और मुझे ऑफिस जाना नहीं था, घर में बैठे बैठे बोर हो जाता, तो सोचा आज तुम लोगों के लिए नाश्ता मैं बनाता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे हम भी रोज एक जैसा बना बना कर बोर हो गए थे, इस बहाने हमें भी कुछ अच्छा और नया खाने को मिलेगा। ठीक है, तुम लोग बाहर जाके बैठो, क्योंकि तुम लोग ऐसे यहाँ पे खड़ी रही ना तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा कुछ भी, इसलिए कह रहा हूँ बाहर जाओ। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, आप आराम से बनाओ, लेकिन हाँ बस इतना याद रखना, नाश्ता है, डिनर नहीं। तुझे क्या लगता है मैं स्लो खाना बनाता हूँ कि अगर मैं बनाने बैठा तो सुबह से रात हो जाएगी? ले, नहीं बनाना मुझे, तू ही बना। नहीं नहीं रुकिए, आप कहाँ चल दिए? ननद जी तो मजाक कर रही थी, आप बनाइए। रश्मि और कनिका हॉल में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद युग उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लेकर आता है, जिसे खाकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। दिन यूं ही बीतते हैं। तभी एक दिन युग अपनी पत्नी और बहन के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ सभी उसकी बहन और पत्नी को देखकर हंसने लगते हैं। तभी उनकी एक दूर की रिश्तेदार उनके पास आती है और बोलती है, युग बेटा, ये कनिका है ना तुम्हारी बहन? हाँ आंटी जी, ये वही है, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे?
हम तो काफी समय बाद मिले हैं। बेटा मैंने तुझे नहीं बल्कि तेरे साथ तेरी इस काली बहन को देखकर पहचान गई। ये तो बचपन से भी ज्यादा काली हो गई है। लोग कहते हैं बड़े होने पर रंग रूप में कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन लगता है इस पर तो उल्टा ही असर हो गया। अरे ये कौन है युग जी जो आपकी बहन के बारे में ऐसे बोल रही है और आप आराम से खड़े होकर सुन रहे हैं? तुम कौन हो जो मुझ पे उंगली उठा रही हो? मैं कनिका की भाभी हूँ और युग जी की पत्नी। अरे वाह युग, पत्नी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढा है तूने। तेरी पत्नी कितनी सुंदर है। शुक्रिया आंटी जी मेरी तारीफ करने के लिए। मेरी ननद की बुराई करके अच्छा नहीं किया आपने। बहू अगर तुझे बुरा लगा हो तो माफ कर, लेकिन मैंने तो बस जो सच था वही बोल दिया। कोई बात नहीं आंटी जी, अब हमें देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। युग अपनी पत्नी और बहन को जबरदस्ती घर लेकर आता है, तभी रश्मि गुस्से में युग से बोलती है, युग जी आपने मुझे उस औरत को ठीक से जवाब क्यों नहीं देने दिया? उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरी ननद में कोई कमी नहीं है। रश्मि ये तुम्हें लगता है, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। कनिका का रंग काला है, जिसके कारण उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई। मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जो पहले सूरत देखते हैं, उसके अंदर क्या गुण है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं नहीं, लेकिन आजकल सभी लोग सूरत देखते हैं। युग और रश्मि आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी कमला अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर उनके पास आती है। बहू तूने कहा था ना कि रूप रंग मैटर नहीं करता। आज उसी के दम पर मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और बहुत पढ़े लिखे अमीर घर में तय कर दी है। क्या? लेकिन कब, कैसे? कल की शादी है। उनके यहाँ डायरेक्ट शादी ही होती है, सारी रस्में उसी दिन होती हैं। चलो अच्छा है आंटी जी, किसी का तो घर बसेगा। मैं तो कनिका का रिश्ता ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। क्या कर सकते हैं बेटा, सब कुछ किस्मत की बात होती है। मेरी बेटी कनिका से छोटी है, फिर भी उसकी शादी हो रही है, लेकिन कनिका की अभी तक कहीं बात नहीं बनी। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बारात आती है और रश्मि लड़के को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो शहर से टॉप अमीर लोगों में से एक था। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है, तभी वो मौका देखकर उसे बात करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कमला की बेटी ने उसकी ननद की डिग्री दिखाकर लड़के को इम्प्रेस किया है। तभी वो लड़के को सब सच बता देती है और लड़का कमला से बोलता है, आंटी जी ये क्या कह रही है? आपकी बेटी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन आपने तो कहा था उसने पीएचडी कर रखी है, और ये डिग्रियां तो ये कह रही है इनकी ननद की है। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। एक जैसा सरनेम होने के कारण इन्होंने ये गेम खेला। माफ करिए आंटी जी, मैं आपकी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन झूठ पर बना रिश्ता ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए मुझे सब सच बताना पड़ रहा है। देखिए क्या सच है क्या झूठ, ये सब तो मैंने देख लिया, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा आप। लड़के वाले तुरंत शादी तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सभी रश्मि और युग के घर आते हैं और कनिका को अपने घर की बहू बनाने की बात करते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। और इसी तरह से रश्मि काली ननद की शादी ऐसे घर में करवाने को कामयाब हो जाती है जो उसकी सूरत और रंग नहीं बल्कि उसके गुणों को देखते हैं। रीना एक अमीर और घमंडी लड़की थी और रीना घर में सबकी लाडली थी और वो घर का कुछ काम नहीं करती थी। रीना बचपन से अपने मम्मी पापा के हाथों में ही रही है। विमला दी, मेरे लिए सैंडविच बना दो और कॉफी भी बना के मेरे कमरे में दे देना। रीना बेटा अब तो बड़ी हो गई है, तेरी शादी भी करनी है, इसलिए तू कुछ खाना बनाना सीख ले। अगला घर पता नहीं कैसा होगा। बेटा तुझे घर में काम करना चाहिए, घर संभालना सीखना चाहिए, ताकि तुझे अगले घर जाके दिक्कत ना हो। ससुराल में तो तेरी विमला भी नहीं आएगी काम करने। ओफो मम्मा, आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद खाना बनाना और घर का काम करना। और रही बात मेरी शादी की, तो वो मुझे अभी फिलहाल नहीं करनी है। मेम साहब, बाहर कोई आया है, साहब के दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि वो उन्हें बचपन से जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, बताइए कौन है और आपको किससे मिलना है? हाँ बहन जी, मैं रंजीत का लंगोटिया यार हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ। गांव से शहर आया था तो सोचा अपने बचपन के मित्र से मिल लूं। ठीक है भाई साहब, आप बैठिए, मैं बुला लेती हूँ उन्हें। शकुंतला अपने कमरे में जाती है
और अपने पति रंजीत को बुलाते हुए कहती है, अजी सुनो रीना के पापा, बाहर कोई आदमी आया है और बोल रहा है कि वो आपका बचपन का दोस्त है। कुछ ऐसा नाम बता रहा है ना, हाँ सुखीराम नाम बता रहा है अपना। अच्छा, मेरे बचपन का दोस्त सुखीराम आया है। अरे मैं अभी जाता हूँ उससे मिलने। रंजीत खुश होकर कमरे से बाहर आता है और वो बाहर आते ही अपने बचपन के दोस्त को देखकर एक दूसरे की आंख भर लेते हैं और फिर रंजीत और सुखीराम एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर रंजीत बोलता है, आज इतने टाइम बाद तुझे देखा और तुझे देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊं तुझे। और बता भाई, कैसे आना हुआ और भाभी जी कैसी हैं और तेरा बेटा कैसा है? वो तो बड़ा हो गया होगा, शादी कब कर रहा है? बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बस थोड़ा काम था शहर में, तो सोचा तुझसे मिलता हुआ जाऊं, और बहुत समय भी तो हो गया है तुझसे मिले, इसलिए आ गया। और मेरे बेटे रमेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो शादी कर दूं। सुखीराम की बात सुनकर रंजीत ने अपनी बेटी रीना के लिए सुखीराम के लड़के रमेश की शादी के लिए सोच लिया था। सुखीराम का बेटा भी शादी लायक हो गया है और मेरी बेटी भी। क्यों ना मैं अपने दोस्त के बेटे से ही अपनी बेटी की शादी करवा दूं? हाँ, ये सही रहेगा और मेरी बेटी वहाँ खुश भी रहेगी। बेटा, अरे ओ बेटा, रीना, अरे बाहर आओ, देखो मेरे बचपन का दोस्त आया है, अंकल जी को नमस्ते करो। रीना कमरे से बाहर आती है और बोलती है, हाँ जी पिताजी। बेटा अंकल जी से मिलो, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, सुखीराम। नमस्ते अंकल जी। सुखीराम, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करवा दूं। देख, समझदार है मेरी बेटी बहुत और गुनी भी बहुत है, और तेरा भी बेटा समझदार और गुनी है, तो क्यों ना हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले। और मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू अपनी बहू को बेटी बना के रखेगा और वो वहाँ खुश भी रहेगी। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, पर तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इतनी खुशी की बात है तो मुंह तो मीठा करना बनता है। विमला, जरा मिठाई लाना रसोई से, सबका मुंह मीठा करवाते हैं। ऐसे करते रंजीत की बेटी रीना और सुखीराम के बेटे रमेश की शादी की बात पक्की होने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। और फिर एक दिन रमेश और रीना की शादी हो जाती है। अरे ये मैं कहाँ गांव में फंस गई हूँ, इतने छोटे से मिट्टी के घर में। इस घर में ना तो एसी है, एक पंखा है, वो भी मर मर के चल रहा है। गर्मी भी बहुत लग रही है, थोड़ी देर बाहर जाकर बैठती हूँ और हवा लेती हूँ। अरे रीना बहू, तुमने ये क्या पहन रखा है? हमारे घर में छोटे कपड़े पहनने का रिवाज नहीं है। तुम जल्दी से कमरे में जाओ और साड़ी पहन कर आओ, और अगर साड़ी पहनना ना आता हो तो सूट पहन लो। हो माँ जी, तुम्हारी रीति रिवाज रखो अपने पास। तुम्हारी रीति रिवाज की वजह से मैं साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही कभी सूट या साड़ी पहनूंगी। मुझे मेरे घर वालों ने कभी सूट साड़ी पहनना नहीं सिखाया जो मैं ये कपड़े पहनूं। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी भी। मुझे दुनियादारी से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बचपन से ही ऐसे छोटे और स्टाइल के कपड़े ही पहने हैं। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू बड़े घर की और शहर की लड़की है, पर बेटी तेरी शादी हो गई है और अब तू किसी के घर की बहू है, तो तुझे हर चीज देखनी पड़ेगी। तू साड़ी नहीं पहन सकती है तो सूट पहन ले। अगर कोई पड़ोसन या तेरे ससुर जी आ गए तो तुझे ऐसे कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे? अब तू रसोई में जा और खाना बना ले। क्या खाना? और वो भी मैं बनाऊं? माँ जी, माँ जी मेरी एक बात सुन लो ध्यान से। मैं यहाँ पर शादी करके खाना बनाने नहीं आई हूँ और ना ही कुछ काम करने। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा बोलकर रीना अपने कमरे में चली जाती है, पर उसकी सास उर्मिला उसके ऐसे बात करने के तरीके से बुरा नहीं मानती। उर्मिला खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। शाम होते ही रमेश और उसके पिताजी खेत पर से आ जाते हैं। रमेश अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखकर बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? रीना कहाँ गई? वो क्यों नहीं बना रही खाना? अरे बेटा, रीना की बेशक अभी शादी हुई है, लेकिन उसके अंदर अभी बचपना है। उसे अभी खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। और बेटा, अब तू एक काम कर, हाथ मुंह धो ले और अपने पिताजी के साथ खाना खा ले। जब बहू को भूख लगेगी तो वो रसोई में जाकर खाना निकाल कर खा लेगी। शाम को
सब घर आते ही खाना खा के सोने के लिए चले जाते हैं। तभी आधी रात को रीना को भूख लगती है और वो उठकर रसोई में खाने के लिए जाती है, पर रसोई में उसे कुछ हरा साग और रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिससे वो परेशान होकर बोलती है, हे भगवान, अरे ये भी कोई खाने वाली चीज है? यहाँ तो हरे पत्ते की सब्जी और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। यहाँ गांव में तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं आएगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही घास फूस खानी पड़ेगी मुझे। अभी तो खा लेती हूँ यही सब, कल सुबह मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लूंगी। रीना खाना खा के अपने कमरे में आके सो जाती है और फिर अगली सुबह रीना 10 बज गए हैं, उठ जाओ और सबके लिए नाश्ता बना दो। मुझे और पिताजी को खेत पर भी जाना है। ओ हेलो, मैं यहाँ शादी करके किसी की नौकरानी बन के नहीं आई हूँ जो तुम सबके लिए खाना बनाऊं, और ना ही इस घर में काम करने के लिए आई हूँ जो तुम्हारे बोलने पर ये करूँ वो करूँ। जब इतना काम है तो नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? इतना छोटा घर है, ऊपर से ना तो इसमें कूलर है। तुम्हारे यहाँ इतनी गर्मी की वजह से सोना दुश्वार हो गया है। पता नहीं किस गवार के घर में आ गई हूँ मैं। बस रीना, बहुत हुई बकवास तुम्हारी। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है रोज तुम कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती हो। मैंने अभी तक तुम्हारे आने के बाद बीवी का सुख नहीं देखा और ना ही मेरे माँ बाप ने बहू का सुख देखा। तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ना तुम्हें मेरी माँ से बोलने की तमीज है और ना ही पहनने ओढ़ने का ढंग है तुम्हें। रीना प्लीज, मुझे तुम्हारी जैसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है जो मेरे माँ बाप का आदर भी ना कर सके। तुम अपने घर जा सकती हो, यहाँ लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है अब से। रीना रमेश के चिल्लाने से रोने लगती है। रमेश जी, मैं तुमसे शादी करके आई हूँ तो मैं कैसे जा सकती हूँ अपने ससुराल को छोड़कर? रमेश जी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं माँ जी के साथ धीरे धीरे खाना बनाना सीखूंगी और आपके घर के सारे रीति रिवाजों के साथ काम करूंगी। रीना को अब अफसोस होता है। अब रीना रमेश से माफी मांगकर घर का सारा काम करती है और साथ ही साथ खाना बनाना भी सीख जाती है और पूरा घर भी संभालती है, जिससे रमेश को अपनी पत्नी का सुख मिल जाता है और रमेश के माँ बाप को बहू का सुख। फिर सब एक साथ खुश रहते हैं और साथ ही खाना पीना साथ में करते हैं।